बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 1 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं मौत का रक्स। ये नाकाबिले तस्लीम मुजरिम का दूसरा हिस्सा है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं सफ़ा नंबर 5 से। अबू नाफा इसराइल में शाकिर सरात की खुफिया गोरिल्ला तंजीम का सरबराह था। इसका ग्रुप अकाब कहलाता था और ये ग्रुप इसराइल में तबाही फैलाने के लिए हरकत में रहता था, मगर छोटी मोटी पुलियां और गैर अहम इमारतों की तबाही से ज्यादा वो कुछ न कर सकते थे, क्योंकि इसराइल में GP5 की गिरफ्त बेहद सख्त थी और अबू नाफा के लिए यहाँ के हालात इंतहाई कठिन थे, मगर फिर भी वो कुछ न कुछ करता रहता था। शाकिर सरात ने एक खुफिया कॉल के जरिए इमरान और उसके साथियों के मुतालिक अबू नाफा को तफसीलात से आगाह कर दिया था और उनकी हर मुमकिन मदद करने के लिए कहा था। और जब अबू नाफा को ये रिपोर्ट मिली कि इमरान, जिसे वो प्रिंस के नाम से जानता था, उसने इसराइल में दाखिल होते ही एक बड़ा डैम और अहम तरीन पुल उड़ा दिया है, तो मुसर्रत से उसका रुआ नाच उठा। यही वजह थी कि जब इमरान ने अबू नाफा से मुलाकात की तो वो इमरान से बड़े ही एहतराम से पेश आया था। अबू नाफा ने बड़ी मेहनत के बाद GP5 और रेड आर्मी के हेडक्वार्टर में अपने आदमी अहम जगहों पर मुतय्यन कराए थे और यही लोग उसे अहम खबरें देते थे। आज भी अबू नाफा जैसे ही अपनी खुफिया ऑपरेशन रूम में पहुंचा, उसने कमरे का रंग बदलता देखा। अबू नाफा ने अपने खास कमरे की दीवारों पर ऐसा मैकेनिज्म कर रखा था कि अगर कोई ट्रांसमीटर कॉल आती तो बजाय घंटी बजने या सीटी बजने के कमरे की दीवारों का रंग हल्का सा तब्दील हो जाता था। इस तरह वो समझ जाता था कि उसके लिए कोई अहम तरीन कॉल है और वहां कमरे में मौजूद लोगों को इसका एहसास तक न होता था। इस वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और अबू नाफा की हदायत पर खुफिया एटमी लेबोरेटरी के मुतालिक तफसीलात हासिल करने का बंदोबस्त करके अभी वापस आया था। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके एक बटन दबाया। अब ये कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ हो गया था। फिर अबू नाफा तेजी से मेज की तरफ बढ़ा। उसने मेज को एक महसूस अंदाज में धकेला। मेज का एक पाया एक तरफ हटता चला गया। अबू नाफा ने इस जगह को दबाया जहां मेज का पाया मौजूद था और उसी लम्हे फर्श पर से सीमेंट का एक टुकड़ा खट से एक तरफ हटता चला गया। इस हरा में एक छोटा सा मगर इंतहाई जदीद साख का ट्रांसमीटर मौजूद था जो जमीन में नस्ब था। अबू नाफा ने वहीं फर्श पर बैठकर इसका बटन ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे एक आवाज सरसराहट में बुलंद हुई। यूं महसूस हो रहा था जैसे टेप चल रहा हो, और ये वाकई टेप था। अबू नाफा के इस जदीद तरीन ट्रांसमीटर में यही कमाल था कि कॉल टेप कर लेता था। बाद में अबू नाफा उसे सुन लेता था और फिर जैसे ही मुनासिब समझता मजीद अहकामात दे देता था। चनाचा बटन दबाते ही टेप चल पड़ा और दूसरी तरफ से कोई सरसराती हुई आवाज में कह रहा था, बॉस, पाकिस्तान के 5 जासूसों को साइमन कॉलोनी से अगवा कर लिया गया है। ये कारनामा रेड आर्मी के मेजर हैरिस ने सरअंजाम दिया है। उन्होंने इन्हें रेड आर्मी के हेडक्वार्टर में कैद कर रखा है। वजीर आजम उनसे मिलने के लिए खुद आ रहे हैं। वजीर आजम से मिलने के बाद इन्हें गोली मार देने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ ही टेप खत्म होगी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अबू नाफा ने परेशान होकर सोचा और फिर उसने तेजी से ट्रांसमीटर के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए और जल्द ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। 8वां अकाब बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से आवाज गूंजी। पहला अकाब, ओवर। अबू नाफा ने जवाब दिया। क्या मेरी रिपोर्ट मिल गई बॉस? ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, इसी सिलसिले में बात कर रहा हूँ। अब क्या पोजीशन है? ओवर। अबू नाफा ने कहा, हालात बेहद खतरनाक है और बेहद खराब भी। वजीर आजम 2 घंटे के बाद हेडक्वार्टर आने वाले हैं। उनसे इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। वो सारे आदमी कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं? ओवर। अबू नाफा ने कुछ सोचते हुए कहा, वो हेडक्वार्टर के खुफिया तहखाने में हैं। उन्हें चमड़े की मजबूत चमड़ियों से बेंचों पर मजबूती से जकड़ दिया गया है। इस वक्त वहां 10 मुसल्ला पहरेदार मौजूद हैं। मेजर हैरिस, कर्नल हैमरिज और कर्नल डेविड अभी वहां से निकल कर गए हैं। ओवर। दूसरे से जवाब दिया गया। सुनो, हमने उन्हें हर कीमत पर वहां से रिहा कराना है और वो भी सही हालत में। कोई तजवीज? ओवर। अबू नाफा ने कहा, जनाब, पूरे हेडक्वार्टर के गिर्द मुसल्ला फौजियों का जबरदस्त पहरा है। ऐसी हालत में उन तक रसाई तकरीबन नामुमकिन है। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या इन पहरेदारों में से हमारा कोई आदमी नहीं पहुंच सकता? ओवर। अबू नाफा ने जवाब दिया, अगर आप हुक्म दे तो मैं खुद कोशिश करता हूँ।
उनमें से एक आदमी मेरे कदुकामत का है और वो पहरेदारों का इंचार्ज है। मैं उसका मेकअप आसानी से कर सकता हूँ और उसकी जगह ले सकता हूँ, मगर उसे हलाक करना पड़ेगा। ओवर दूसर से कहा गया। कोई परवाह नहीं, तुम उसकी जगह ले लो और 35 ट्रांसमीटर इमरान तक पहुंचा दो, फिर उससे बराह रास्त बात करके मैं कोई प्रोग्राम तरतीब दूंगा। ओवर अबू नाफी ने तजवीज पेश करते हुए कहा। बेहतर बात से 1 घंटे बाद आपको रिपोर्ट दूंगा। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओवर एंड ऑल, अबू नाफी ने कहा और उसके साथ ही उसने बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर तेजी से एक और फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। चंद लम्हों के बाद राब्ता कायम हो गया। पहला आका बोल रहा हूँ। ओवर। राब्ता कायम होते ही अबू नाफा ने कहा। लहजा पावकार था। यस बॉस। दूसरा आका बोल रहा हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में जवाब दिया गया। दारुल हुकूमत में इस वक्त कितने अकाब मौजूद हैं जो फाल ग्रुप में काम करते हैं? ओवर। अबू नाफा ने जवाब दिया। 10 जनाब। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। हमारे 5 गैर मुल्की दोस्त इस वक्त रेड आर्मी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। वजीर आजम उनसे मिलने आ रहे हैं। 2 घंटे बाद वो वहां पहुंच जाएंगे। उनके जाने के बाद उन्हें गोली मार दी जाएगी। मैं चाहता हूं इन 5 को रिहा कराया जाए। 8वां अकाब इस सिलसिले में काम कर रहा है। तुम ऐसे करो, 10 फाल अकाबों को लेकर रेड आर्मी के हेडक्वार्टर के गिर्द गैर महसूस तरीके से फैल जाओ। तुम्हारे पास मुकम्मल असला और तेज रफ्तार गाड़ियां होनी चाहिए और B5 ट्रांसमीटर भी। हंगामी हालात के लिए पूरी तरह तैयार रहना। बाकी अहकामात B5 ट्रांसमीटर पर होंगे। ओके। ओवर एंड ऑल, अबू नाफे ने कहा और फिर उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब वो कुर्सी पर आ बैठा था और मुसलसल सोच रहा था। पहले तो इसका ख्याल था कि वह हेडक्वार्टर पर चढ़ दौड़े और वहां तबाही और अफरा तफरी मचाकर अपने मेहमानों को ले उड़े, मगर फिर उसने ये ख्याल तर्क कर दिया क्योंकि वो जानता था कि वजीर आजम के वहां आने की वजह से वहां इंतहाई जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए होंगे और ऐसी सूरत हाल में कोई अंधाधुंध किस्म की कार्रवाई करना नुकसानदेह साबित भी हो सकता था। अबू नाफी चूंकि इमरान की सलाहियतों से बेहद मुतासिर था, इसलिए उसने उससे बात करके कोई प्रोग्राम मुरतब करने का फैसला किया था। अबू नाफा को पूरा यकीन था कि 8वां अकाब यकीनन काम दिखाएगा क्योंकि वो बेहद ज़हीन और बासलाहियत था और अब उसे इसकी कॉल का इंतजार था ताकि उसके बाद वो फौरी तौर पर काम को आगे बढ़ाया जा सके। नया पैराग्राफ। कर्नल हैमरिज, मेजर हैरिस और कर्नल डेविड के जाते ही इमरान के करीब मौजूद कैप्टन शकील ने इमरान से मुहातिब होकर कहा, अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? इन कमबख्तों ने कुछ इस तरह से बांधा है कि रिहाई की कोई सूरत ही नहीं है। कैप्टन शकील पहरेदारों की वजह से कोड वर्ड्स में गुफ्तगू कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि 3 घंटे मिल गए हैं, आराम से एक नींद लूं। इमरान ने बड़े ही मुतमिन लहजे में जवाब देते हुए कहा और उसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। कैप्टन शकील समझ गया कि इमरान इस वक्त कुछ सोचना चाहता है, इसलिए वो खामोश हो गया। तकरीबन 1 घंटा इसी तरह गुजर गया। फिर एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने पहरेदारों के इंचार्ज को इशारे से बाहर बुलाया और खुद भी बाहर निकल गया। आधे घंटे के बाद इंचार्ज दोबारा अंदर दाखिल हुआ। तुम सब लोग इत्मीनान से खड़े हो जाओ। इन्हीं वजीर आजम के आने तक फिलहाल कोई खतरा नहीं। मुजरिम बंधे हुए हैं, इंचार्ज ने पहरेदारों से मुहातिब होकर कहा और पहरेदारों ने स्टेन गन्नों को इमरान वगैरह से सीधा करके बड़े ही चुकन्ने अंदाज में खड़े हो गए थे जो यकम ढीले पड़ गए। उन्होंने तवील सांसें लेते हुए स्टेन गन्ने कंधों पर लाद दी और आराम से खड़े हो गए। इंचार्ज अब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान आंखें बंद किए खामोश पड़ा था। यूं लगता था जैसे वो वाकई सो गया हो। इंचार्ज ने इमरान के करीब पहुंचकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूरी कुव्वत से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उल्लू की दुम, देखो कैसे मजे से सो रहा है, इंचार्ज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। थप्पड़ लगते ही इमरान ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में वहशत के तासरात उभर आए थे। अबू नाफा से बात करो, अचानक इंचार्ज ने इंतहाई मंदम लहजे में कहा और इमरान ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। इमरान को एहसास हो गया था कि थप्पड़ के साथ ही उसके कान से कोई आलानुमा बटन भी चिपका दिया गया है और फिर उसके साथ ही उसके कान में अबू नाफा की आवाज गूंजी। प्रिंस, मैं अबू नाफा बोल रहा हूँ। इंचार्ज हमारा आदमी है। तुम किसी ऐसी जबान में मुझसे बात कर सकते हो जो मुझे समझ आए। तुम्हारी बड़बड़ाहट भी मुझ तक पहुंच जाएगी। मैं यहाँ से तुम्हारी रिहाई चाहता हूँ। मेरे आदमी इमारत के गिर्द मौजूद हैं। उनके पास जदीद तरीन असला और तेज रफ्तार कारें भी हैं। अब तुम कोई तजवीज बताओ, अबू नाफा ने कहा। अबू नाफा, मेरा प्रोग्राम यह है कि जब वजीर आजम हमसे मिलने के लिए आए तो मैं उसे यरगमगाल बनाकर उसकी जिंदगी के बदले अपने साथियों को रिहा कराऊं। इमरान ने आंखें बंद किए अफ्रीकी जुबान में बड़बड़ाते हुए कहा, ओ, ये तो इंतहाई कामयाब तरकीब है, मगर मुझे ये भी मालूम हुआ है कि तुम सब बुरी तरह बंधे हुए हो। अबू नाफा ने कहा, हाँ,
انہوں نے واقعی چمڑے کی مضبوط بیلٹوں سے ہمیں باندھ رکھا ہے، مگر ان سے ایک بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ صرف کاندھوں سے بندھے ہوئے ہیں اور بیلٹوں کے بکسوے بینچ کے نیچے ہیں جو کھڑے ہوئے افراد کو نظر نہیں آ سکتے، اس لیے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے وہ 2 بکسوے کھول دیے ہیں اور اب صرف ایک جھٹکے کی ضرورت ہے، پھر میں آزاد ہوں گا۔ وزیر اعظم کو میں یرغمال بنا لوں گا، بس اتنی امداد کرو کہ عمارت سے باہر مجھے ریسیو کر لو۔ ہم وزیر اعظم کو ساتھ لے چلیں گے اور پھر مناسب جگہ پر انہیں کار سے نیچے دھکیل دیں گے۔ اس کے بعد مناسب خفیہ جگہ پر پہنچا کر اور پولیس سے نمٹنا تمہارے آدمی کا کام ہے۔ عمران نے اسی طرح بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نیند میں بڑبڑا رہا ہو۔ افریقی زبان میں بات کرنے کی وجہ سے اس کی بڑبڑاہٹ کسی کے پلے بھی نہ پڑ رہی تھی۔ ویری گڈ پلاننگ پرنس، لاجواب پروگرام ہے، میں آپ کی صلاحیتوں کی داد دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آدمی کو الرٹ کر دیتا ہوں۔ ایک بار آپ وزیر اعظم سمیت باہر آ جائیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ کوڈ عقاب ہوگا۔ تھینک یو۔ ابو نافع کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کی پھر آواز آنی بند ہوگی۔ پھر دوسرے لمحے انچارج اب تک خاموش کھڑا تھا تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ یہ بڑبڑاہٹ بند کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ عمران نے سخت ترین لہجے میں انچارج کی آواز سنتے ہی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ وہ خاموش لیٹا ہوا تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ساتھی حیران تھے کہ عمران آخر کیا کر رہا ہے، بڑبڑا بھی رہا ہے اور اب خاموش ہو گیا ہے، مگر سوائے انتظار کرنے کے وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ پھر ایک طویل وقت اسی طرح گزر گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل ہیمرج اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی تمام پہرے دار چکنے ہو گئے۔ انہوں نے بڑی ہی پھرتی سے اسٹین گندی کاندھوں سے اتار لی۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم بس کسی بھی لمحے پہنچنے والے ہیں۔ کرنل ہیمرج نے تیز لمحے میں انچارج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، سب ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ انچارج نے بھی بڑے ہی مودبانہ لہجوں میں کہا۔ کرنل ہیمرج کی تیز نظروں نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد عمارت میں سیڑھیاں بجنے کی آواز سنائی تھی اور پھر قدموں کی تیز آوازیں ابھری، آنے والے اسی کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ قدموں کی آوازیں سن کر تمام پہرے دار چکنے ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہونے والا پہلا آدمی کرنل ہیمرج تھا۔ اس نے تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وزیر اعظم کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ درمیانی قد کے ادھیڑ عمر کے آدمی تھے، مگر آنکھوں سے ذہانت اور عیاری ٹپکتی تھی۔ ان کے پیچھے کرنل ڈیوڈ اور کرنل ڈیوڈ کے بعد میجر ہیرس بھی کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، یہ ہیں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے جاسوس اور یہ ہے ان کا سربراہ علی عمران۔ کرنل ہیمرج نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ویری گڈ۔ میجر ہیرس نے واقعی کمال کر دیا۔ ان خطرناک جاسوسوں کی اس قدر تیز رفتاری سے گرفتاری واقعی قابل داد ہے، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے عمران کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کی تیز نظریں عمران پر جمی ہوئی تھی۔ السلام علیکم یا وزیر اعظم، عمران نے ان کے قریب پہنچتے ہی بڑے ہی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وزیر اعظم عمران کے اس گہرے اطمینان پر چونک پڑے، ان کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ تم پاکیزہ کے باشندے ہو؟ وزیر اعظم نے سوال کیا۔ نہیں جناب، پاکیزہ میری ہونے والی سسرال ہے۔ آپ میری شادی پر آئیں گے نا؟ عمران نے بڑے ہی معصوم لہجے میں کہا۔ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ وزیر اعظم تیزی سے پیچھے کھڑے ہوئے کرنل ہیمرج کی طرف گھومے اور ان کی پشت عمران کی طرف ہوگی، اور شاید عمران کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اچانک اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور بکسوں میں اٹی ہوئی چمڑے کی بیلٹیں کھلتی چلی گئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، عمران کسی چیتے کی طرح وزیر اعظم پر جا پڑا۔ اس کا ایک بازو وزیر اعظم کی گردن کے گرد اور دوسرا ان کی کمر کے گرد لپٹ گیا، اور جب تک اس اچانک افتاد سے کمرے میں موجود پہرے دار سنبھلتے، عمران وزیر اعظم کو گھسیٹتا ہوا قریبی دیوار تک لیتا چلا گیا۔ خبردار، میں وزیر اعظم کی گردن توڑ دوں گا۔ عمران نے وزیر اعظم کی گردن کے گرد اپنی بازو کا جھٹکا مزید ٹائٹ کرتے ہوئے تیزی سے جواب دیا، اور کمرے میں موجود سب افراد بت بنے کھڑے رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہارا وزیر اعظم جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے میرے احکامات کی تعمیل کی تو میں وزیر اعظم کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور وزیر اعظم کی بری حالت تھی۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ گیا تھا، آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ عمران کا بازو انتہائی سختی سے ان کی گردن کے گرد جمع ہوا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ اچانک کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں انتہائی شدید غصہ اور بے بسی کی ملی جلی کیفیات نمایاں تھی۔ میرے ساتھیوں کو رہا کر دو اور ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنے دے دو جلدی، ورنہ
उसने बाजू को झटका देते हुए कहा और इमरान की जुबान अब वजीर आजम की जुबान तक बाहर निकल आई। वजीर आजम की हालत देखकर वो बहुत तेजी से हरकत में आए और चंद ही लम्हों के बाद इमरान के साथी आजाद हो चुके थे और उनके हाथों में स्ट्रेन गन्ने भी पहुंच चुकी थी। सब लोग बाहर निकल जाएं, सबसे आखिर में हम लोग आएंगे, हमें इमारत के बाहर पहुंचना है। अगर मैंने महसूस किया कि तुम लोग कोई चालाकी कर रहे हो तो इमरान ने बाजू को एक और जोरदार झटका देते हुए कहा, तुम वजीर आजम को कुछ ना कहो, हम तुम्हारे हर हुक्म की तामील कर रहे हैं ना। कर्नल डेविड ने चीख कर कहा और इमरान ने बाजू की गिरफ्त जरा ढीली कर दी। फिर कर्नल हैमरिज तेजी से कमरे से बाहर निकला और चंद ही लम्हों के बाद वो भागता हुआ वापस आया। सब इंतजामात हो गए हैं, तुम बेफिक्र रहो, कर्नल हैमरिज ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और फिर उसके साथ ही उसने कमरे में मौजूद बाकी पहरेदारों को भी बाहर जाने का इशारा किया। वो सब तेजी से कमरे से बाहर चले गए। फिर पहले मेजर हैरिस, फिर कर्नल हैमरिज और फिर कर्नल डेविड कमरे से बाहर निकला। इसके बाद इमरान वजीर आजम के लिए बाहर आ गया। उसके पीछे उसके साथी स्टेन गन संभाले बाहर आ गए। तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर आ गए। फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो इमारत के सदर दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही इमरान वजीर आजम को लेकर सदर दरवाजे पर पहुंचा, एक कार इंतहाई तेज रफ्तारी से चलती हुई सदर दरवाजे के पास आई और रुक गई। अकाब ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक नौजवान ने चीख कर कहा। उसके साथ ही सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया को उसने कार में बैठने के लिए कहा। तीनों तेजी से कार में बैठ गए और कार बर्फ रफ्तारी से आगे बढ़ गई। अब मैं खुद आ रहा हूँ प्रिंस, इमरान के कानों में अबू नाफा की आवाज सुनाई दी और चंद ही लम्हों के बाद एक और कार सदर दरवाजे पर आके रुक गई। सुनो कर्नल हैमरिज, मैं वजीर आजम को साथ लेके जा रहा हूँ। मैं अपने वादे पर कायम हूँ कि वजीर आजम जिंदा सलामत तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने हमारी कारों का ताक़ब किया या किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की हमें रोकने की, तो फिर इमरान ने जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। फिर वजीर आजम को लेकर वो तेजी से कार की तरफ बढ़ा। जोसेफ ने आगे बढ़कर अकबी नशिस्त का दरवाजा खोल दिया और फिर इमरान वजीर आजम को लिए तेजी से अकबी नशिस्त पर बैठ गया। जोसेफ ड्राइवर के साथ बैठ गया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। बहुत खूब प्रिंस, बहुत खूब, अब इस वजीर आजम का गला घोंट दे, इस शैतान ने हमारा नाकता बंद कर रखा है। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अबू नाफा ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं, तुमने क्या प्रोग्राम बनाया है? मेरा ख्याल है हेलीकॉप्टर से हमारा ताकिब किया जा रहा होगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बहरहाल हम थोड़ी देर में ये कारें छोड़ देंगे, ये चोरी की कारें हैं, अबू नाफा ने कहा और उसके साथ ही तेजी से कार का रुख एक तंग सड़क की तरफ मोड़ दिया। इस सड़क पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। फिर अबू नाफा ने कुछ दूर आगे जाकर कार रोक दी और फिर तेजी से नीचे उतर आया। बाहर आ जाओ, अबू नाफा ने कहा। उसी लम्हे इमरान ने वजीर आजम की गर्दन को महसूस अंदाज में बाजू से दबाया और वजीर आजम की आंखें बंद होती चली गईं। वो बेहोश हो चुका था। इमरान ने वजीर आजम को सीट पर धकेला और फिर तेजी से नीचे उतर आया। मेरे पीछे आओ, अबू नाफा ने कहा। वो तीनों भागते हुए इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क क्रॉस करके एक तंग सी गली में घुस गए। अबू नाफा ने गली में वाक़या एक मकान के दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक दी और दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। अबू नाफा इमरान और जोसेफ को हमरा लिए मकान में दाखिल हो गया और फिर सहन में गटर का दरवाजा मौजूद था। जैसे ही उन्होंने गटर का ढक्कन खोला, सीढ़ियां नीचे जा रही थी। अबू नाफा तेजी से नीचे उतरता चला गया और फिर जोसेफ और आखिर में इमरान नीचे उतरा। इमरान ने नीचे उतरते ही बाहर पड़ा हुआ गटर का ढक्कन वापस उसी जगह पे रख दिया। गटर खुश्क और हासा तंग था। ये पुराना गटर है जो अब खुश्क हो चुका है, अबू नाफा ने जेब से टार्च निकालते हुए कहा और फिर टार्च की रोशनी में वो भागते चले गए। काफी तवील सफर करने के बाद एक जगह गटर में से रोशनी देकर अबू नाफा की रफ्तार सुस्त पड़ गई। ये रोशनी ऊपर से आ रही थी। ये भी एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। अबू नाफा सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया और फिर उसने इमरान और जोसेफ को भी ऊपर आने का इशारा किया। चंद लम्हों के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने अपने आप को एक वीरान मकान में खड़े पाया। अबू नाफा की रहनुमाई में इस मकान से निकलकर वो आगे बढ़े और फिर मुख्तलिफ गलियों से होते हुए वे एक गली के सिरे पर आए जहां पर एक कार मौजूद थी। अबू नाफा ने ड्राइविंग सीट संभाली और इमरान उसके साथ बैठ गया जबकि जोसेफ अपनी सीट पर रेंग गया। अब अबू नाफा हासी तेज रफ्तारी से कार दौड़ाई चला जा रहा था। अब तक इन्हें बेहोश वजीर आजम मिल गया होगा और अब वो पूरी सरगर्मी से हमें तलाश कर रहे होंगे, इमरान ने कहा। बेहोश वजीर आजम? तो क्या आपने इसका खात्मा नहीं किया था? अबू नाफा ने चौंक कर कहा। नहीं, मैं वादा कर चुका था, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और अबू नाफा खामोश हो गया। मुख्तलिफ तंग सड़कों से गुजरने के बाद अबू नाफा ने कार एक बार फिर एक वीरान से मकान के गैराज में ला खड़ी की और फिर वो तीनों बाहर आ गए। अबू नाफा ने गैराज का दरवाजा बंद किया और एक बार फिर वो मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद एक बड़े से मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। अबू नाफा ने दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक दी और दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला एक नौजवान था। मेहमान पहुंच के अबू नाफा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, जी हाँ,
नौजवान ने जवाब दिया, और मुनाफा ने इत्मीनान से सर हिला दिया। फिर वो इमरान और जोसेफ को लिए एक कमरे में दाखिल हो गया। सफ्तर जूली और कैप्टन शकील पहले से ही वहां मौजूद थे। ये लो भाई अपना बटन नुमा ट्रांसमीटर। इसके लिए मुझे एक थप्पड़ खाना पड़ा। इमरान ने कान के अंदर से बटन नुमा ट्रांसमीटर निकालकर अबू नाफा के हाथ पर रखते हुए कहा, फिर वो आराम से कुर्सी पर ढेर हो गया। आपने लाजवाब तरकीब सोची थी प्रिंस। वजीर आजम की वजह से वो सब लोग बुरी तरह बेबस होकर रह गए थे। अबू नाफा ने एक बार कुर्सी पर बैठते हुए फिर से तहसीन अहमद लहजे में कहा, हाँ इस वक्त वो बेबस हो गए थे, मगर अब जख्मी चीतू की तरह हमें तलाश कर रहे होंगे। इमरान ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें, वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। अबू नाफा ने हंसते हुए कहा, भाई मुझे तो नींद आ रही है, कमबख्तों ने सोने ही नहीं दिया। इमरान ने जवाब लेते हुए कहा, ठीक है मैं मुलाजिम को भेजता हूँ, वो आपको हाफगा तक पहुंचा देगा। मैं सुबह आऊंगा, जरा शहर के हालात का भी जायजा ले लूंगा। अबू नाफा ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज से कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। नया पैराग्राफ। वजीर आजम की कार रेड आर्मी के हेडक्वार्टर से यूं दीदा दलेरी से निकलने पर इसराइल के आला हकाम के लिए एक खौफनाक धमाका साबित हुआ और वजीर आजम थोड़ी देर तक ही तारीख सड़क में कार में बेहोश पड़े भी मिल गए थे। मगर इसके बावजूद ये इकदाम इस कदर संगीन था कि पूरी हुकूमत में जलजला आ गया और सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर एक टॉप सीक्रेट हंगामी मीटिंग कॉल कर ली। इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस का मीटिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था। तमाम महकमों के चीफ सेक्रेटरी, मुसल्ला फौज के सरबराह, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह, रेड आर्मी का कर्नल हेमरिज, GP5 का कर्नल डेविड, गर्ज ये के मुल्क के तमाम अहम और आला तरीन हकाम मीटिंग में मौजूद थे। वजीर आजम भी एक तरफ कुर्सी पर खामोश बैठे हुए थे। चंद लम्हों के बाद हाल का खुफिया दरवाजा खुला और सदर मुमलिकत अंदर दाखिल हुए। तमाम शुरा एहतरामन खड़े हो गए और फिर सदर मुमलिकत के बैठने के बाद सब लोग बैठ गए। कर्नल डेविड रिपोर्ट पेश करो। सदर मुमलिकत ने GP5 के सरबराह कर्नल डेविड से मुहातिब होकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा, सर मुजरिमों के इसराइल में दाखिल होने से पहले हमारे एशियाई फॉरेन एजेंट से हमें रिपोर्ट मिली थी कि शाकिर सरात ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस के सरबराह X2 से एक खुसूसी मुलाकात की है, मगर इस मुलाकात की तफसील रिपोर्ट हमें मुहैया न हो सकी। मगर इस रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद शाकिर सरात ने हमारे मुल्क में तबाही और नुकसान पहुंचाने के लिए X2 की खिदमात हासिल की हैं। इसलिए मैंने GP5 के तमाम शोबों को पूरी तरह हाई अलर्ट कर दिया था और फिर दूसरे ही दिन सहराई सरहदी बस्ती में कुछ मशकूक लोगों का पता चलाया गया। हमने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा, मगर वो वहां से निकलकर सरहदी कस्बे आसलम पहुंच गए थे। हमने आसलम की भी मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, मगर इस दौरान डैम टूट गया और पानी के आने की वजह से कस्बे में होने वाली अफरा तफरी की वजह से उन मुजरिमों ने फायदा उठाया, निकल भागे। यहाँ से मुजरिमों के दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप ने पुल उड़ा दिया, दूसरे ग्रुप के हाथों एक ट्रेन तबाह होने से बच गई। बहरहाल दोनों ग्रुपों को हमने गिरफ्तार कर लिया। एक ग्रुप की पुलिस और GP5 के कारकुन पुलिस वालों को तिल अबीब ला रहे थे, वो यहाँ आकर भाग निकले। दूसरे ग्रुप को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जा रहा था। बाद में मालूम हुआ कि GP5 के दो आला अहदेदार जो उनके साथ उन्हीं के हमरा आ रहे थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा दिया गया। उनकी मसकशुदा लाशें भी मिल गई हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट बेहोश कर दिया गया और मुजरिम निकल भागे। ऐसी पोजीशन में हमने बेहतर समझा कि रेड आर्मी को हरकत में लाया जाए। चनाचा मैंने रेड आर्मी के कर्नल हेमरिज को केस दे दिया। कर्नल डेविड ने तफसील बताते हुए कहा, अब आप रिपोर्ट दीजिए। सदर मुमलिकत ने कर्नल हेमरिज से मुहातिब होकर कहा, जनाब। कर्नल डेविड ने जब मुझे ये केस दिया तो मैंने अपने महकमे के सबसे ज़हीन जासूस मेजर हैरिस को मुजरिमों का खोज निकालने के लिए कहा। मेजर हैरिस ने इंतहाई बर्फतार से काम किया और चंद घंटों में 5 मुजरिम को गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर लाया गया। मैंने जनाब वजीर आजम से इस सिलसिले में बात की। जनाब वजीर आजम ने इनकी सियासी हैसियत की बना पर खुद मुजरिमों से बात करने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि वो खुद मुजरिमों से बात करके अंदाजा लगाएंगे कि क्या वाकई वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कारकुन हैं और शाकिर सरात की वजह से यहाँ आए हैं। अगर इसे सियासी स्टंट बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाए तो फिर इस तरह शाकिर सरात और इसराइल को शाकिर सरात को काफी नुकसान पहुंच सकता था और इसराइल को बहुत फायदा। चुनांचे वजीर आजम साहब जब रेड आर्मी के हेडक्वार्टर तशरीफ लाए, तमाम मुजरिम इंतहाई मजबूती से बंधे हुए थे और 10 मुसल्ला पहरेदार उनकी निगरानी कर रहे थे। मगर न जाने किस तरह मुजरिमों के सरबराह ने वो बेल्टें खोल ली
और उन्होंने जनाब वजीर आजम को यरगमाल बना लिया। हमने जनाब वजीर आजम की जिंदगी की खातिर खामोशी इख्तियार की और मुजरिम निकल भागे। वजीर आजम साहब चंद मिनट बाद ही एक तारीख सड़क पर कार में बेहोश पड़े मिल गए, मगर मुजरिम फरार थे। उनकी तलाश अभी तक जारी है। कर्नल हैमरिज ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, आपने वजीर आजम की जिंदगी बचाने और मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए। सदर ममलिकत ने सख्त लहजे में कहा, जनाब, चूंकि मुजरिमों ने धमकी दी थी कि अगर उनकी कार का ताकब किया गया तो वो सदर वजीर आजम साहब को हलाक कर देंगे, इसलिए हमने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर को हरकत में लाया ताकि मुजरिमों की कारों का ताकब किया जाए। मगर मुजरिम बेहद चालाक, होशियार और खतरनाक है। वो कारें छोड़कर निकल गए और 2 कारें भी चोरी की निकली। इस तरह हमारे तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। कर्नल हैमरिज ने नदामत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि मुजरिम अगर चाहते तो वजीर आजम को हलाक भी कर सकते थे। सदर ममलिकत ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। कर्नल हैमरिज ने इस बात का कोई जवाब न दिया और नदामत से सर झुकाए खड़ा रहा। मुजरिम मुझे जिस कार में ले गए थे उसका ड्राइवर इस बात पर इसरार कर रहा था कि मुझे हलाक कर दिया जाए, मगर उसके साथी ने इसकी बात ना मानी और सिर्फ मुझे बेहोश करके छोड़ दिया। वजीर आजम ने जवाब दिया, इससे जाहिर होता है जनाब कि ये मुजरिम सरकारी मुजरिम नहीं थे, कोई और मुजरिम थे और हेडक्वार्टर से भागने वाले मुजरिम कोई और थे। अगर वो एक होते तो यकीनन एक दूसरे की बात मानते। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने खड़े होकर कहा, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मुजरिमों के ये 2 गिरोह थे। कार का ड्राइवर मुझे यहीं का बाशिंदा मालूम होता था, वजीर आजम ने जवाब देते हुए कहा। अब मसला ये है कि इन मुजरिमों की गिरफ्तारी कैसे हो। अब हम पूरे तिल अबीब की तो तलाशी ले नहीं सकते। सदर ममलिकत ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जनाब, इनकी तलाश भरपूर तरीके से की जा रही है। GP5 और रेड आर्मी के तमाम आदमी इनकी तलाश में मसरूफ हैं। हमें यकीन है कि जल्द इनका खोज मिल जाएगा। कर्नल लेवर ने जवाब दिया, मगर जनाब, पहले ये बात सोचनी चाहिए कि इतने खतरनाक मुजरिमों को यहाँ आने का मकसद क्या है। अगर हम इनके मकसद का इल्म हो जाए तो यकीनन हम हिफाजती इक़दाम के जरिए इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। वजारत दफा के चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हाँ, ये बात बहुत अहम है। कर्नल हैमरिज, आपका क्या ख्याल है? सदर ममलिकत ने कहा, जनाब, जहां तक मेरा आइडिया है, ये लोग यहाँ किसी बहुत बड़े मिशन पर आए हैं। एक ऐसा मिशन है जिससे इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कर्नल हैमरिज ने कहा, ये मिशन क्या हो सकता है? सदर ममलिकत ने सवाल किया, हो सकता है कि वो हमारे दिफाई निजाम की तफसीलात हासिल करने आए हों ताकि अरब ममालिक इससे भरपूर फायदा उठा सकें। वजारत दिफा के चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हाँ, ये भी हो सकता है। कोई और तजवीज? सदर ममलिकत ने सर हिलाते हुए कहा, जनाब, मेरा ख्याल है कि इतने खतरनाक मुजरिम कहीं हमारी एटमी लेबॉर्ट्री को तबाह करने ना आए हों, क्योंकि हमारी एटमी लेबॉर्ट्री और इसमें होने वाले तमाम काम, उन सब कामों से अरब ममालिक ही बुरी तरह खौफजदा हैं। चीफ सेक्रेटरी वजारत तहकीक और साइंसी इजादात ने उठकर कहा, ओ, ये भी मुमकिन है, मगर मेरा ख्याल ये है कि इनका मिशन कुछ और ही होगा, क्योंकि दिफाई निजाम की तफसीलात चोरी होने के बाद चंद घंटों में तब्दीली की जा सकती है। अलबत्ता एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्री का मसला कुछ और है। अगर ये लेबॉर्ट्री तबाह कर दी गई तो इसराइल दिफाई लिहाज से पूरी तरह कमजोर हो जाएगा, बल्कि बहुत पीछे रह जाएगा। सदर ममलिकत ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। हमें चाहिए कि हम एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्री की कड़ी हिफाजत करें, जबकि इस वक्त जिस नई इजाद पर रिसर्च हो रही है वो इतनी अहम है कि अगर इसका इंकशाफ भी हो गया तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा और हो सकता है कि पूरी दुनिया में हमारे जो भी हमायती हैं वो हमारे साथ भी छोड़ जाएं और वो खुद वो इजाद ले उड़ें। वज़ीर आज़म ने कहा, हाँ, ये बात भी दुरुस्त है। तो फिर ये तय रहा कि मुजरिम दोनों साइडों पर काम कर सकते हैं, एक दिफाई निजाम की तफसीलात उड़ाने में और दूसरा रिसर्च लेबॉर्ट्री पर। हमें दोनों तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए। मैंने इंटेलिजेंस को दिफाई निजाम वाली साइड में हिफाजत पर मामूर करता हूँ और एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्री के लिए मैं रेड आर्मी और GP5 काम करेगी। सदर ममलिकत ने फैसला कुन लहजे में कहा, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। कर्नल हैमरिज, कर्नल डेविड और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने कहा, और देखो, इस सिलसिले में मामूली सी गफलत और कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप तीनों को हंगामी हालात के तहत रेड ऑर्डर्स दिए जाते हैं। उन रेड ऑर्डर्स के तहत आप हर वो कदम उठा सकते हैं जो जरूरी महसूस करें और किसी से भी इजाजत या हुक्म लेने की जरूरत नहीं है। सदर ममलिकत ने जवाब दिया और इन तीनों ने सर झुका दिया। मीटिंग बर्खास्त। मैं जल्द अज जल्द मुजरिमों की जिंदा या मुर्दा हर सूरत में गिरफ्तारी चाहता हूँ।
صدر مملکت نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے خفیہ دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میٹنگ میں موجود تمام افراد باری باری میٹنگ ہال سے باہر نکلے اور پھر اپنی اپنی کاروں میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جلدی حال ہی ہو گیا۔ ہال کے باہر موجود نگرانی پر مامور انچارج حال میں داخل ہوا، پھر وہ سیدھا ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے قالین کا سرا اٹھایا اور اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا آلہ اٹھایا اور تیز سے جیب میں ڈال لیا۔ یہ ایک جدید ترین ٹیپ ریکارڈر تھا جسے میٹنگ کی تمام آوازیں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ ٹیپ جیب میں ڈال کر وہ ہال سے باہر نکلا، پھر اس نے ایک نگرانی پر موجود تمام سپاہیوں کو آف کر دیا اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر نکل آیا۔